हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप हमारे लेक्चर की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ पे आपको लिंक दिया होगा। आप उस लिंक से हमें ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप इस दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले है आप सभी के लिए क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन द सक्सेसिव ऑर्डर ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आपको न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस का सीक्वेंस बताना है, स्टेजेस या स्टेप्स बताना है। एक बार मैं स्टेप्स पढ़ दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, आइडिया स्क्रीनिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग। ये आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। वीडियो के एंड में मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कराऊंगा विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। देखिए, ये आपके सामने यूजीसी नेट का सिलेबस है। इसमें न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जो टॉपिक है वो मेंशन्ड है, इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पढ़ने से पहले आपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा होगा। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है? ये ह्यूमन लाइफ साइकिल की तरह है। जैसे एक इंसान का लाइफ साइकिल कैसा होता है, सबसे पहले एक बच्चा पैदा होता है, फिर वो यंग होता है, जवान होता है, फिर वो बूढ़ा होता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। उसी तरीके से आप जो भी प्रोडक्ट यूज करते हो, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे कार हो, चाहे XYZ कोई भी प्रोडक्ट हो, हर एक प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल है। यानी कितने साल तक वो मार्केट में रहेगा, कितने साल वो चलेगा। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी मैंने आपको पढ़ा है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 4 स्टेजेस होता है। फर्स्ट होता है इंट्रोडक्शन स्टेज, दूसरा होता है ग्रोथ स्टेज, तीसरा होता है मैच्योरिटी स्टेज और चौथा होता है डिक्लाइन स्टेज। तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेजेस हैं। तो आपने देखा कि फर्स्ट स्टेज क्या है? इंट्रोडक्शन है। यानी कि एक प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, लॉन्च किया जा रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज है, इससे पहले एक स्टेप आता है जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इंट्रोडक्शन स्टेज में हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। तो आप लॉन्च कब करोगे? जब प्रोडक्ट बनाओगे तभी लॉन्च करोगे। तो ये जो प्रोडक्ट बनाने की जो प्रोसेस है, उसी को हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। यही हमारा मेन टॉपिक है। और इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि डिक्लाइन स्टेज के बाद कंपनी क्या करती है? इनोवेशंस के थ्रू एक नया प्रोडक्ट बनाती है। तो यहाँ पे डिक्लाइन के बाद भी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो सकता है। तो ये बेसिक चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। अब ये जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है, वो दो तरीके से एक कंपनी अपना सकती है। फर्स्ट है बाय एक्विजिशन। एक्विजिशन का क्या मतलब है कि कंपनी नया प्रोडक्ट नहीं बनाएगी, बल्कि किसी दूसरे कंपनी को पूरी तरीके से खरीद लेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक्स कंपनी है, उसने वाई कंपनी को पूरी तरीके से परचेस कर लिया, पूरी कंपनी को ही परचेस कर लिया और उसके प्रोडक्ट को बाद में बेच रही है। या फिर हो सकता है कि वो दूसरे कंपनी का पेटेंट या फिर लाइसेंस ले लेती है, ताकि उस प्रोडक्ट को बनाए और आगे फर्दर उसको बेच सके। लेकिन जो दूसरा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है, जिसको हम बोलते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, हमें ये पढ़ना है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि हम स्क्रैच से, एकदम बेसिक से, इनोवेशन के थ्रू हम नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, एकदम यूनिक प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसको हम मार्केट में बेचने के लिए जा रहे हैं। इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं। फर्स्ट है ओरिजिनल प्रोडक्ट्स, नेक्स्ट है प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन और न्यू ब्रांड्स। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करेंगे। अब एक एग्जांपल बताता हूँ कि ये न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है वो क्या है, ताकि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे और आपको एक रियलिस्टिक एग्जांपल भी आपको मिले। देखिए, 1990 में एक ब्रांड था जिसका नाम है सोनी। आज के टाइम पे आपने सोनी का टीवी, स्पीकर, फ़ोन, ये सब सारी चीज़ें, हेडफ़ोन, ये सारी चीज़ें आपने यूज़ की होंगी। तो 1990 में सोनी जो था वो मार्केट का लीडर था और उस टाइम पे जो सैमसंग था वो मार्केट में कहीं भी नहीं था। उसको हम बोलते हैं कोरियन कॉपीकैट ब्रांड। 1990 में सोनी जो है वो मार्केट का लीडर था और उस टाइम पे सैमसंग जो था वो एक कोरियन कॉपीकैट ब्रांड था। क्या मतलब है कि सोनी जो भी प्रोडक्ट बनाता था, सैमसंग उसका कॉपी करता था और वो जो है लो प्राइस में मार्केट में बेचता था। तो 1990 में सैमसंग जो है वो सोनी को कॉपी करता था, इसलिए उसको हम कोरियन कॉपीकैट ब्रांड बोलते थे। लेकिन 1993 में
सैमसंग ने एक यूनिक डिसीजन लिया कि हम अब से इनोवेशन पे ध्यान देंगे, हम अपनी मेहनत से नया प्रोडक्ट बनाएंगे और मार्केट को लीड करेंगे। और आज के टाइम पे आप देख रहे हो कि सैमसंग जो है वो वर्ल्ड का लीडिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। तो आपने देखा सैमसंग का एक एग्जांपल कि कैसे एक कॉपी कैट ब्रांड जो कि दूसरे ब्रांड को कॉपी करता था, आज इनोवेशन के थ्रू पूरे वर्ल्ड का लीडिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी बन चुका है। आप हर घर में देखो कि सैमसंग का आपको फोन, रेफ्रिजरेटर, टीवी या कुछ ना कुछ आपको जरूर मिल जाएगा। तो सैमसंग के एग्जाम्पल से आपको न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट को समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि मैंने भी आपको बताया कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही ड्रास्टिकली कंपनी को चेंज कर सकता है, जैसे मैंने अभी सैमसंग का एग्जांपल आपको बताया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, एप्पल। एप्पल ने इनोवेशन के थ्रू एक फ़ोन बनाया जिसको उन्होंने बोला आईफोन। उन्होंने एक आईपैड बनाया। तो इन्होंने दो नया प्रोडक्ट बनाया और आज के टाइम पे आईफोन और आईपैड जो है वो दो बिगेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। आज के टाइम पे आप देख रहे हो कि जो एप्पल है वो चिप बनाने में भी लगा हुआ है जिसको बोलते हैं M1 और M2 चिप। ये भी मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल हो रहे हैं। ऑफ कोर्स फ़ोन के साथ ही हो रहे हैं और मैकबुक के थ्रू, जो मतलब लैपटॉप है उसके थ्रू भी इसको बेचा जा रहा है। तो जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है वो किसी कंपनी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जैसे एप्पल रिसेंट ईयर में आपने देखा, एप्पल ने अपने फ़ोन के थ्रू, अपने आईपैड के थ्रू मार्केट में लीड करना वो स्टार्ट कर दिया। तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इनोवेशन किया जाता है और इनोवेशन जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है और रिस्की होता है। वेरी एक्सपेंसिव एंड रिस्की। ये ध्यान रखिएगा कि जो भी इनोवेशन किया जाता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और रिस्की होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो मार्केट डेटा है वो ये बताता है कि जो 60% जो न्यू प्रोडक्ट होते हैं वो मार्केट में फेल हो जाते हैं, यानी लॉन्च होने के बाद उसका जो ग्रोथ है वो नहीं होता है। इसके अलावा जो 2/3 जो न्यू प्रोडक्ट हैं वो कभी मार्केट में लॉन्च ही नहीं होते। इसका अलग अलग कारण हो सकता है कि क्यों वो मार्केट में फेल हुए या फिर 2/3 प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लॉन्च क्यों नहीं होते हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन क्या है? ओवर एस्टिमेट मार्केट साइज। हो सकता है कि कोई कंपनी जो है वो मार्केट साइज बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर दिया हो सकता है किसी प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में ना हो, लेकिन कंपनी ने ये सोचा कि इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन डिमांड है ही नहीं तो वो मार्केट में फेल हो जाएगा। दूसरा हो सकता है कि एक्चुअल प्रोडक्ट जो है वो उसका डिज़ाइन बहुत ख़राब हो। जैसे आपने बहुत सारे नेक बैंड को देखा होगा, जो ब्लूटूथ आप यूज़ करते हो हेडफोन, उसमें देखा है कि बल्की होता है, काफ़ी मोटा होता है, तो वो आप यूज़ नहीं करते हो। इसी तरीके से कोई भी ऐसी कार या कोई ऐसा मोबाइल या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसका डिज़ाइन अच्छा नहीं हो, तो एज़ अ कंज्यूमर आप उसको रिजेक्ट कर देते हो, तो वो मार्केट में फेल हो जाता है। इसी तरीके से इनकरेक्टली पोजीशनड, अगर आपके प्रोडक्ट की जो पोजीशनिंग है वो सही नहीं है तो भी मार्केट में वो फेल कर जाएगा। फॉर एग्जांपल टाटा नैनो। आपने देखा कि टाटा नैनो का जो पोजीशनिंग था वो गड़बड़ था। टाटा ने उसको क्या कह के बेचा कि वो लखटकिया कार है, वो गरीबों की कार है एक तरीके से। तो लोगों ने ये कहा कि यार ये मुझे रिप्रेजेंट कराएगा कि मैं गरीब हूँ या मिडिल क्लास फैमिली का हूँ, तो लोगों ने उसको नहीं परचेस किया, वो मार्केट से बाहर हो गया। तो अगर इनकरेक्टली पोजीशनड है तो उससे भी वो आपका प्रोडक्ट जो है वो फेल कर जाएगा। दूसरा हो सकता है कि रॉन्ग टाइम पे आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो। जैसे आपने देखा कि अगर कोविड में अगर कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो हो सकता है कि वो प्रोडक्ट फेल कर जाए। इसके अलावा अगर प्राइस बहुत ज़्यादा है, जैसे आपने देखा होगा गूगल पिक्सल फ़ोन, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है तो लोग उसको नहीं खरीदते हैं। तो ये सारे कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से एक प्रोडक्ट मार्केट में फेल हो जाता है। तो ये जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। जो भी स्टेप्स या प्रोसेस में दिए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इसको रिलीजियसली फॉलो किया जाता है मार्केट में एक नया प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। तो यहाँ पे आपके सामने न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस दिया गया है। टोटल 8 स्टेप्स हैं। हो सकता है कि आपकी बुक में 7 या 9 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड बुक जो फिलिप कोटलर की है उसको फॉलो कर रहा हूँ, उसमें 8 स्टेप दिया गया है और मोरलेस यही 7-8 स्टेप्स होते हैं। आप यहाँ पे 8 स्टेप्स मान के चलो। आगे बढ़ने से पहले, यानी यहाँ से आगे लेक्चर देखने से पहले इन सारे 8 स्टेप्स को आप नोट कर लो,
क्योंकि जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो, तो इन 8 स्टेप्स को एक बार नोट कर लेना। एक बार मैं आपको सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ। फर्स्ट है आइडिया जनरेशन, नेक्स्ट है आइडिया स्क्रीनिंग, थर्ड है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड कॉन्सेप्ट टेस्टिंग। यहाँ देखिए थर्ड में जो है वो 2 चीज़ें हैं। फर्स्ट है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट और दूसरा है कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, यानी सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे और कॉन्सेप्ट को टेस्ट करेंगे। फोर्थ स्टेप दिया है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, फिफ्थ है बिजनेस एनालिसिस, सिक्स है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सेवेंथ है टेस्ट मार्केटिंग, एट्थ है कॉमर्शलाइजेशन। यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि सिर्फ प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम एक्चुअल प्रोडक्ट को बनाते हैं आम जनता के लिए। तो ये 8 स्टेप्स हैं, इन्हीं को हमें फॉलो करना है और डिटेल में समझना है। फर्स्ट स्टेप है आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन क्या है? आपने प्रोडक्ट डिसीजन जो टॉपिक है वो पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। मैंने जब आपको प्रोडक्ट के बारे में आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया कि कोई भी प्रोडक्ट जो आज के टाइम पे आप यूज़ कर रहे हो वो कभी ना कभी एक आइडिया ही था। फॉर एग्जांपल जो फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो सकता है वो 1980s में या 1990 में वो एक आइडिया ही रहा हो, तभी आप आज के टाइम पे आप अच्छा फ़ोन यूज़ कर रहे हो, ठीक है? तो जब भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है आइडिया जनरेशन से। आइडिया जनरेशन क्या होता है? एक कंपनी बहुत सारे हंड्रेड्स इवन थाउजेंड्स ऑफ आइडिया को जनरेट करना चाहती है ताकि वो एक बेस्ट आइडिया को चुन सकें। और आइडिया जनरेशन का पर्पस क्या होता है? टू क्रिएट अ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा यूनिक आइडिया एक कंपनी क्रिएट करना चाहती है। तो देख लेते हैं आइडिया जनरेशन में क्या है। द सिस्टमैटिक सर्च फॉर न्यू प्रोडक्ट आइडियाज। नए नए प्रोडक्ट के जो आइडियाज़ हैं इनको जनरेट करना ही आइडिया जनरेशन कहा जाता है। अब ये आइडिया जनरेशन जो है वो 2 तरीके के सोर्सेज के थ्रू किया जा सकता है। फर्स्ट है इंटरनल आइडिया सोर्स, सेकंड है एक्सटर्नल आइडिया सोर्सेज। एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट है इंटरनल आइडिया सोर्सेज। इंटरनल आइडिया सोर्सेज का क्या मतलब है कि आपके जो रिसर्चर हैं उनके थ्रू, यानी जो फॉर्मल रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसके थ्रू आप आइडिया जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक कंपनी जो है वो अपने खुद के एम्प्लॉयज़ को, खुद के जो पीपल हैं उनके थ्रू भी आइडिया जनरेट करा सकती है, चाहे वो आपकी कंपनी के एग्जीक्यूटिव हों, चाहे सेल पीपल हों, चाहे वो आपके साइंटिस्ट हों, चाहे आपके इंजीनियर हों या फिर आपके मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ्स हों, इनके थ्रू भी हम प्रोडक्ट आइडिया जनरेशन करा सकते हैं। एक एग्जांपल दिया गया फोर्ड का, जो कि एक कार बनाने वाली कंपनी है। वो अपने यहाँ एक इनोवेशन एंड मोबिलिटी सेंटर बनाई। वो एक इनोवेशन और मोबिलिटी सेंटर ऑपरेट करती है सिलिकॉन वैली में। इसमें अलग-अलग तरीके के लोग होते हैं, इसमें इंजीनियर्स होते हैं, ऐप डेवलपर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं और ये सब मिल के अलग-अलग प्रोडक्ट आइडिया पे काम करते हैं। जैसे ड्राइवरलेस कार कैसे चलाया जा सकता है और नेस्ट ऐप जो कि कंज्यूमर के जो घर की हीटिंग है, जैसे जो ठंडे देश हैं जैसे कनाडा है, वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में होता है, -20 -30, तो वहाँ पे रूम टेम्परेचर 20 डिग्री तक या 24 डिग्री तक उसको कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि अगर घर का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल नहीं होगा तो जो सारी चीज़ें हैं वो जम जाएंगी। जैसे जो पानी की पाइपें हैं वो जम जाएंगी या जो बाकी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो होम हीटिंग जो कंट्रोल सिस्टम है वो नेस्ट ऐप के थ्रू होता है। इसके अलावा जो घर की लाइटें हैं या फिर जो होम अप्लायंसेस हैं इनको बनाने के लिए जो फोर्ड है वो काम करती है। तो मेन क्रस्ट ये है कि जो आपके पास इंटरनल रिसोर्सेज हैं, जो भी आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में जो लोग हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, सेल्स पर्सन हो, साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, हम इन सब का इस्तेमाल करके न्यू प्रोडक्ट आइडिया जनरेशन करते हैं ताकि हम नया प्रोडक्ट बना सकें। दूसरी तरफ बात करते हैं एक्सटर्नल आइडिया सोर्सेज की, जिसमें आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स आ सकते हैं, सप्लायर्स आ सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स आ सकते हैं, क्राउड सोर्सिंग और अदर्स आ सकते हैं। देखिए आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स ये सब तो पता ही होगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्राउड सोर्सिंग के बारे में बता देता हूँ। देखिए क्राउड सोर्सिंग या जिसको हम बोलते हैं ओपन इनोवेशन न्यू प्रोडक्ट आइडिया प्रोग्राम, इसमें क्या होता है कि एक कंपनी बहुत सारे लोगों को बुलाती है, यानी कम्युनिटी के जो लोग होते हैं उनको इनवाइट करती है कि आप एक न्यू प्रोडक्ट आइडिया हमें बताइए। चाहे वो कंज्यूमर हो, एम्प्लॉय हो या फिर कोई इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट हो, रिसर्चर हो या कोई भी जो भी आम जनता है उनको बुला के प्रोडक्ट आइडिया जनरेट कराने की कोशिश करता है। कुछ अदर आइडिया सोर्सेज भी देख लेते हैं, जैसे ट्रेड मैगजीन्स हैं, कोई शोज़ हैं, चाहे वो टीवी शोज़ हो सकता है या कोई भी दूसरा शोज़ हो सकता है।
वेबसाइट और सेमिनार्स हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, जो एडवर्टीजमेंट बनाती हैं वो एजेंसीज हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मार्केटिंग रिसर्च फॉर्म्स हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। यूनिवर्सिटीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है, या कॉमर्शियल जो लेबोरेटरीज हैं, इन्वेंटर्स हैं, इन सब का इस्तेमाल करके आइडिया जनरेशन किया जा सकता है। तो आपने देखा कि आइडिया जनरेशन क्या है कि इसमें एक कंपनी हज़ारों आइडियाज़ को जनरेट करने की कोशिश करती है ताकि वो एक बेस्ट आइडिया को ले सके, और इसके लिए वो इंटरनल सोर्सेस और एक्सटर्नल सोर्सेस का इस्तेमाल करती है, और दोनों का इस्तेमाल करके एक अनएक्सपेक्टेड और पावरफुल न्यू आइडिया जनरेट करती है। अनएक्सपेक्टेड का क्या मतलब है? यूनिक। यूनिक आइडिया जनरेट करने की कोशिश करती है। तो ये था फर्स्ट स्टेप, आइडिया जनरेशन। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप की, जो कि है आइडिया स्क्रीनिंग। आइडिया स्क्रीनिंग का क्या मतलब है कि यहाँ पे हम फिजिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं। फिजिबिलिटी का क्या मतलब है कि कौन से आइडिया को हम आगे ले जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 3 आइडिया हैं, आइडिया 1, आइडिया 2 और आइडिया 3। हो सकता है कि स्टार्टिंग के जो 2 आइडिया हैं वो आगे ले जाने लायक ना हो, यानी कि वो उनकी फिजिबिलिटी ना हो कि उस आइडिया को हम एक्चुअल प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो हम उसको छाड़ देते हैं। यानी स्टार्टिंग के जो 2 आइडियाज़ हैं इनको हमने रिजेक्ट कर दिया, और जो थर्ड आइडिया है उसको हम आगे ले जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए आइडिया हज़ारों हो सकते हैं, बट मैं यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए 3 आइडिया मैं आपको बता दे रहा हूँ। हो सकता है आइडिया रियलिटी में 50 हो, 60 हो, लेकिन चूंकि आपको समझने में आसानी हो इसलिए मैं यहाँ पे 3 आइडिया का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आइडिया स्क्रीनिंग में हम क्या करते हैं, फिजिबिलिटी टेस्ट करते हैं कि कौन से आइडिया को हमें आगे ले जाना है। तो यहाँ पे हम गुड आइडिया को स्पॉट करते हैं और जो पुअर आइडियाज होते हैं उनको ड्रॉप करते हैं। और यहाँ पे देखिए जो हम आइडिया को स्क्रीन करते हैं उसको हम कुछ जनरल क्राइटेरिया के बेसिस पे स्क्रीनिंग करते हैं, यानी जो उसकी छटाई होती है या जो खराब आइडिया होता है उसको हम ड्रॉप करते हैं, वो किसी फ्रेमवर्क के थ्रू करते हैं। तो उसी में से एक फ्रेमवर्क है जिसको हम बोलते हैं RWW फ्रेमवर्क, जो कि एक फ्रेमवर्क है, न्यू प्रोडक्ट स्क्रीनिंग फ्रेमवर्क है। इसमें हम 3 चीजें देखते हैं, रियल, विन, वर्थ। ठीक है, रियल का क्या मतलब है कि क्या वास्तव में जो प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं बेसिकली कंज्यूमर की नीड है या नहीं है, क्या रियल नीड है या नहीं, ये हम टेस्ट करते हैं आर में। नेक्स्ट है डब्ल्यू, जो बोलता है कैन वी विन, क्या हम कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या हम उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके एक प्रोडक्ट बना सकते हैं सक्सेसफुली, क्या इस प्रोडक्ट को बनाने में हमें सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, क्या वो हमें एडवांटेज मिलने वाला है। आखिरी है डब्ल्यू, जिसको बोलते हैं इज इट वर्थ डूइंग, क्या कंपनी के पास ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनका इस्तेमाल करके हम इस प्रोडक्ट को बनाएं और हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट हो सके, क्या इस काम को करने के लिए वर्थ है, क्या हम करेंगे तो प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो RWW फ्रेमवर्क है वो एक एग्जांपल है कि हम इस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम आइडिया स्क्रीनिंग को टेस्ट कर सकते हैं। अगर सपोज कर लीजिए कि तीनों का आंसर जो है वो येस आता है, हमारे पास हाँ आता है, तो हम आगे इस जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस है इस आइडिया को हम आगे ले जा सकते हैं। तो आपने देखा फर्स्ट स्टेप था आइडिया जनरेशन, सेकेंड था आइडिया स्क्रीनिंग। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड कॉन्सेप्ट टेस्टिंग की। तो देखिए कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि यहाँ पे हम कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम जो भी हमारे आइडिया है, जो प्रोडक्ट आइडिया है, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं इन डिटेल। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक्सप्लेन इन डिटेल। ठीक है, हम डिटेल्ड में जो भी हमारा प्रोडक्ट आइडिया है इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए जो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट है इसको समझने से पहले आपको कुछ टर्म्स के बारे में समझ लेना चाहिए, जैसे प्रोडक्ट आइडिया क्या है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोडक्ट इमेज क्या है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट आइडिया क्या है। देखिए कोई भी आइडिया जिसको हम फ्यूचर में पॉसिबल प्रोडक्ट बना सकते हैं उसे हम प्रोडक्ट आइडिया कहते हैं। प्रोडक्ट इमेज क्या है, एक प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर की क्या परसेप्शन है, वही उस प्रोडक्ट का प्रोडक्ट इमेज है। लिखा है ना, प्रोडक्ट इमेज इज द वे कंज्यूमर परसीव एन एक्चुअल और पोटेंशियल प्रोडक्ट। एक एक्चुअल प्रोडक्ट या फिर जो फ्यूचर में आने वाला है प्रोडक्ट, उसके बारे में कंज्यूमर की क्या सोच है, क्या परसेप्शन है, यही प्रोडक्ट इमेज। और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी हमने प्रोडक्ट आइडिया बनाया है उसको हम डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो क्या है, यही हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक बार देख लेते हैं।
मैंने अभी आपको बताया कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि एक प्रोडक्ट आइडिया को एक्सप्लेन करना इन डिटेल। अगर आप डिटेल में अगर एक्सप्लेन करते हो तो वो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहा जाएगा। एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक कार मैन्युफैक्चरर है, लेट्स से टाटा। यहाँ पे टाटा का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि टाटा ने एक इलेक्ट्रॉनिक कार ईवी कार बनाई है जिसका जो इनिशियल प्राइस है वो है मोर देन 40 लैक्स। 40 लाख से ऊपर का एक ईवी बनाया है जो इंडिया के मार्केट के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव है, ठीक है। अब टाटा क्या चाहता है कि हम एक अफोर्डेबल मार्केट में कार बनाए, ईवी कार बनाए जो कि सस्ता हो, 5 से 8 लाख का हो, जो कि मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर सके। तो अब इस आइडिया को वो क्या करेगा, डिटेल में एक्सप्लेन करेगा, जिसको हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट के नाम से बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आपके सामने 4 कॉन्सेप्ट दिया है, कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 3 और कॉन्सेप्ट 4। कॉन्सेप्ट 1 में जो टाटा है वो ये बोलता है कि हम एक अफोर्डेबल प्राइस कॉम्पैक्ट कार बनाएंगे जो कि एक बजट फ्रेंडली कार है। दूसरा दिया है अ मिड प्राइस स्पोर्ट कॉम्पैक्ट कार, जो कि एक मिड प्राइस है लेकिन वो स्पोर्टी कार है, ठीक है, वो स्पोर्ट्स कार की तरह है। हालांकि ये चारों कॉन्सेप्ट जो है वो ईवी का ही है। तीसरा है अ ग्रीन एवरीडे कार, जो कि एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कार है जिसको हम डेली यूज कर सकते हैं। इस तरीके से कॉन्सेप्ट बनाया गया। और चौथा है कि एक क्रॉस ओवर एसयूवी जो कि स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स हैं, एक उस तरीके का कॉम्पैक्ट कार बनाने की कोशिश किया जा रहा है। तो ये आपके सामने 4 कॉन्सेप्ट हैं। इस चारों कॉन्सेप्ट में से हो सकता है कि जो कंपनी है वो किसी भी कॉन्सेप्ट को यूज करे। अब जानते हैं कॉन्सेप्ट टेस्टिंग क्या होता है। अब हमने 4 कॉन्सेप्ट बना लिया। अब हम कंज्यूमर के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छा लग रहा है और उसी के अराउंड हम प्रोडक्ट को बनाएंगे। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं कॉन्सेप्ट टेस्ट करने की। जैसे कि कंज्यूमर से पूछ सकते हैं कि क्या आपको ईवीज के बारे में पता है, क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स क्या है, बैटरी जो पावर्ड इलेक्ट्रॉनिक कार हैं क्या आपको उनके बारे में पता है, क्या उनके परफॉर्मेंस के बारे में आपको पता है कि एक बार चार्ज करने में कितना किलोमीटर जा सकते हैं, क्या 200 किलोमीटर जा सकते हैं या 300 किलोमीटर जा सकते हैं, चार्जिंग टाइम कितना हो सकता है। इस तरीके के तमाम जो प्रश्न हैं वो पूछे जा सकते हैं और इन्हें ही हम कॉन्सेप्ट टेस्टिंग कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो कॉन्सेप्ट टेस्टिंग है वो टारगेट कंज्यूमर के द्वारा होना चाहिए। जिसको आप मार्केट में बेचना चाहते हो उन्हीं कंज्यूमर से हम ये क्वेश्चंस करते हैं। और ये सिंबॉलिकली भी हो सकता है या हो सकता है फिजिकली हो, और ये वर्ड्स के फॉर्म में हो सकता है या पिक्चर्स के फॉर्म में हो सकता है। और हम ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो इसीलिए पूछ रहे हैं ताकि जो कंज्यूमर है वो रिएक्ट कर सके, वो बता सके कि प्रोडक्ट कैसा है या कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अपील दे रहा है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें चेक करने के लिए हम कॉन्सेप्ट टेस्टिंग करते हैं। तो हमने आइडिया जनरेशन कर लिया, आइडिया स्क्रीनिंग कर लिया, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट और टेस्टिंग कर लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, जो कि है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट। बेसिकली इसमें हम 4 पीस को इंक्लूड करते हैं। यानी कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, प्लेस यानी कहाँ पे उसको बेचा जा सकता है, प्रमोशन स्ट्रैटेजी क्या होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम 4 पीस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बताया है कि हमने कॉन्सेप्ट थर्ड जो है उसको सेलेक्ट कर लिया है, जो कि ये बोलता है कि एक ग्रीन कार है जिसको हम डेली पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट में 3 चीजें आती हैं। पहला कि हमें ये डिस्क्राइब करना है कि हमारा टारगेट मार्केट कौन है, यानी हमारे कंज्यूमर कौन है, क्या ये हाई इनकम ग्रुप हैं या मीडियम इनकम ग्रुप हैं या लो इनकम ग्रुप हैं, या कौन से हमारा टारगेट मार्केट है, इसको हमें पहले डिसाइड करना है। नेक्स्ट है वैल्यू प्रपोजिशन, यानी कि हम क्या वैल्यू दे रहे हैं कंज्यूमर को। क्या हम जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा कार है वो दे रहे हैं, क्या हम सस्ते दाम में कार को दे रहे हैं, या जो भी वैल्यू प्रपोजिशन आपका होगा वो बताना होगा। नेक्स्ट है सेल्स, बताना होगा कि हमारा सेल्स कितना हो सकता है। ये सेल्स कितना होगा ये डिपेंड कर सकता है कि बाकी ईवीज कार जो है वो कितनी बिक रही है। फॉर एग्जांपल मार्केट में 4 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी है, तो हम दूसरे कंपनी का सेल्स देख के भी एक एक्सपेक्टेड सेल बता सकते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसका सेल कितना होगा। मार्केट शेयर के बारे में बताना होगा कि हमारा मार्केट शेयर कितना हो सकता है, प्रॉफिट गोल कितना होगा स्टार्टिंग के ईयर में, ये सब सारी चीजें बतानी। सेकंड लिखा है कि प्रोडक्ट का जो प्लान्ड प्राइस है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्केटिंग बजट है, ये सब हमें बताना है। थर्डली यहाँ पे दिया गया स्टेटमेंट में कि हम लॉन्ग टर्म सेल्स बताएंगे कि लॉन्ग रन में सेल कितना हो सकता है, प्रॉफिट गोल कितना है, मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजी जो है, ये सब सारी चीजें हम बताते हैं। तो हमने 4 स्टेप देख लिया है। 5वां है बिजनेस एनालिसिस।
बिजनेस एनालिसिस का क्या मतलब है कि हम बिजनेस के अट्रैक्टिवनेस को देख रहे हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो कितना अट्रैक्टिव है, कितना ज़्यादा इसमें ग्रोथ है, कितना सेल्स हो सकता है, कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें हम बिजनेस एनालिसिस में देखते हैं। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है कि बिजनेस एनालिसिस इन्वॉल्व अ रिव्यू ऑफ सेल्स, यानी हम सेल्स रिव्यू करते हैं, कॉस्ट क्या होगी हमारे प्रोडक्ट की, प्रॉफिट प्रोजेक्शन कितना हो सकता है, ये सब सारी चीज़ें हम पता करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि जब हम सेल्स को एस्टिमेट करेंगे तो कंपनी क्या कर सकती है कि वो जो सिमिलर कॉम्पिटिटिव जो हमारे सामने कॉम्पिटिटर्स हैं उनके प्रोडक्ट का सेल्स हिस्ट्री देख सकता है कि जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो कितना बेच रहे हैं। बिजनेस एनालिसिस में हम मिनिमम और मैक्सिमम सेल्स को एस्टिमेट करते हैं। इसके अलावा जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट और प्रॉफिट है इसको भी एस्टिमेट करते हैं और इस तरीके से हम फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस को भी देख लेते हैं कि क्या फाइनेंशियली ये फिजिबल है, क्या ये हमें प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है। ये सब सारी चीज़ें हम बिजनेस एनालिसिस के अंतर्गत देखते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इस स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम एक्चुअल प्रोडक्ट बनाते हैं। एक्चुअल प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि हम यहाँ पे एक प्रोटोटाइप बना देते हैं। जो प्रोडक्ट हम फ्यूचर में लॉन्च करना चाहते हैं उसका एक सैंपल बना देते हैं, जिसको हम प्रोटोटाइप कहते हैं। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को हम कैसे एक फिजिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, यही प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। यानी हम डिफरेंट प्रोटोटाइप्स बना लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। अगर मान लीजिए प्रोटोटाइप बनाने के बाद उसमें कोई भी गलती आती है या फिर कोई भी कमी रह जाती है तो हम उस नेक्स्ट प्रोटोटाइप में उसको सही कर लेते हैं और इस तरीके से जो फाइनल प्रोटोटाइप होता है उसको ही आगे ले आया जाता है। कुछ एग्जांपल दिया गया है, जैसे कार हार्ट एक कंपनी है जो कि जो भी वर्कर्स होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बनाती है। जैसे आपने देखा होगा ना कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पे जो वर्कर होते हैं वो एक हेलमेट पहने होते हैं, येलो कलर का वो हेलमेट होता है। तो वो कंपनी बनाती है, तो जो हेलमेट बनाती है जो कारहार्ट कंपनी है वो एक्चुअल जो वर्कर होते हैं उनको देती है पहनने के लिए कि आप पहनो, उसको देखो कि किस तरीके से ये है, क्या इसमें कोई कमी है या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कंपनी अभी तक नहीं बना पाई है। तो बेसिकली प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं कि फंक्शनल जो फीचर्स होते हैं उनको टेस्ट करते हैं। हमारे केस में जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बना रहे हैं तो हम क्या देखेंगे कि हमारा जो कार है वो वेल बिल्ड है कि नहीं, अच्छी तरीके से बना है कि नहीं। क्योंकि अगर अच्छी तरीके से नहीं बना होगा तो एक ऑटो भी अगर उससे टकरा जाएगी या बाइक भी टकरा जाएगी तो वो टूट जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जब एक हम फोर व्हीलर बनाते हैं तो हम उसकी जो बिल्ड क्वालिटी होती है वो सबसे पहले देखते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि टाटा का जो कार होता है वो बाकी मारुति या दूसरे जो ब्रांड्स हैं उनसे ज़्यादा मजबूत होता है, उनसे ज़्यादा अच्छा वेल बिल्ट होता है। तो हम वेल बिल्ट देखेंगे, कंफर्टेबल देखेंगे, कंफर्टेबल है या नहीं कार, लेग स्पेस है या नहीं। नेक्स्ट है सेफ, क्या उस कार में एयर बैग है या नहीं है। बेसिकली सेफ्टी के बारे में हम चेक करेंगे। तो ये फंक्शनल फीचर जो है, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते समय हम फंक्शनल फीचर को ध्यान में रखते हैं। अब बात करते हैं टेस्ट मार्केटिंग की। देखिए टेस्ट मार्केटिंग पढ़ने से पहले आपको दो चीज़ें ध्यान रखना होगा कि टेस्ट मार्केटिंग और मार्केट टेस्टिंग जो दोनों टर्म है इसमें डिफरेंस होता है। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट स्लाइड उसी को बताया है। कभी कभी हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ दे, तो ध्यान रखिएगा कि टेस्ट मार्केटिंग और मार्केट टेस्टिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। टेस्ट मार्केटिंग जो है वो प्रोडक्ट लॉन्च होने के पहले यूज़ किया जाता है और मार्केट टेस्टिंग जो है वो प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद किया जाता है। टेस्ट मार्केटिंग बेसिकली होता क्या है कि जब एक मैन्युफैक्चरर ये जानना चाहती है कि क्या उसका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है या नहीं, ठीक है, या फिर उसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है या नहीं, तब वहाँ पे हम टेस्ट मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हैं। एक कंपनी क्या करती है जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली होती है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, टेस्ट मार्केटिंग तब हम यूज़ करते हैं जब एक कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के बारे में प्लानिंग करता है, सोचता है। और मार्केट टेस्टिंग क्या होता है, जब एक कंपनी अपना प्रोडक्ट एक जगह ऑलरेडी जो है वो लॉन्च कर चुकी होती है और दूसरी जगह लॉन्च करना चाहती है, तब वहाँ पे हम मार्केट टेस्टिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेस्ला का एग्जांपल लेते हैं। टेस्ला एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, आप सभी जानते हैं कि पहले से बनाया जा चुका है। टेस्ट मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट नहीं होता है बल्कि न्यू प्रोडक्ट होता है। तो टेस्ला में मैंने एग्जांपल दे दिया आपको कि टेस्ट मार्केटिंग में हम क्या करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, जैसे यहाँ पे टेस्ला, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट।
अब टेस्ला ने क्या किया कि इसको यूएसए में लॉन्च कर दिया। आप जानते हैं कि यूएसए में टेस्ला जो है वो सक्सेसफुल है। तो अगर सपोज कर लेते हैं कि टेस्ला जो है वो इंडिया में टेस्ट करना चाहता है कि इंडिया में क्या है, यहाँ के कंज्यूमर क्या उसको पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, क्या उसका जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो जब ये टेस्ला जो इंडिया में लॉन्च करेगा तो उसे हम मार्केट टेस्टिंग कहेंगे, यानी वो एक्चुअल इंडियन मार्केट को टेस्ट करना चाहती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे सक्सेसफुल होगा या नहीं। आप देखते हो कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनका जो प्रोडक्ट है वो पर्टिकुलर कंट्री में सक्सेसफुल नहीं होता है। तो हमारा जो फोकस है वो टेस्ट मार्केटिंग है, इसको ही हम पढ़ते हैं। टेस्ट मार्केटिंग में आप क्या करते हो कि जब एक मैन्युफैक्चरर होता है, जब वो ये देखना चाहता है कि उसका प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं, या फिर उस प्रोडक्ट में कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हम टेस्ट मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना कि ये प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले यूज़ किया जाता है। ये जो टेस्ट है वो प्रोडक्ट के लॉन्च होने से पहले किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। ठीक है, जब एक कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है तो वो टेस्ट मार्केटिंग का इस्तेमाल करती है। तो यहाँ पे टेस्ट मार्केटिंग में दिया गया है कि ये रियलिस्टिक मार्केटिंग सेटिंग में इसको टेस्ट किया जाता है और ये मार्केट में प्रोडक्ट जाने से पहले ही किया जाता है। और इसमें सिर्फ प्रोडक्ट को टेस्ट नहीं किया जाता बल्कि जो इंटायर मार्केटिंग प्रोग्राम है उसको टेस्ट किया जाता है। जैसे आपका टारगेटिंग क्या है, पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी क्या है, एडवर्टाइजिंग क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हो सकता है, प्राइसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और बजट लेवल जो है, ये सारी चीज़ें इसमें टेस्ट की जाती हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये जो टेस्ट मार्केटिंग है वो हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग हो सकती है, ये वेरी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपने टाको बेल के बारे में सुना होगा जो कि डोरिटोस बनाती है। जैसे आप इंडिया में लेस खाते हो, चिप्स वगैरह, उसी तरीके से अमेरिका में टाको बेल, इसने 3 साल लगाया और 45 जो प्रोटोटाइप्स है वो बनाया बिफोर इंट्रोड्यूसिंग डोरिटो। उसको लॉन्च करने से पहले इसने 3 साल लगाए और 45 प्रोटोटाइप बनाए। एक और एग्जांपल है जैसे स्टारबक्स है, इसने 20 साल लगा दिए एक कॉफ़ी बनाने में जिसको बोलते हैं स्टारबक्स वाया इंस्टेंट कॉफ़ी, जिसमें क्या करते हैं, एक जो कॉफ़ी बीन्स होती हैं उनको स्लोली रोस्ट किया जाता है। उससे एक जो यूनिक स्मेल आती है, एक यूनिकनेस जो आती है, वो स्टारबक्स के कॉफ़ी में ही होता है। तो स्टारबक्स ने पूरे 20 साल लगा दिए एक स्टारबक्स वाया इंस्टेंट कॉफ़ी को डेवलप करने में। और आज के टाइम में आप देखते हैं कि यूएस में सबसे ज़्यादा बिकने वाले जो कॉफ़ी आउटलेट है वो स्टारबक्स ही है। तो आप देख रहे हैं कि टेस्ट मार्केटिंग जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी नए प्रोडक्ट को बनाने में। और यहाँ पे एक और चीज़ दिया गया है कि ये जो टेस्ट मार्केटिंग है इसका कॉस्ट हाई भी हो सकता है और इसमें काफ़ी समय भी लग सकता है। जैसे आपने देखा कि स्टारबक्स के टाइम पे 20 साल लग गया करीब। तो ये इसका जो कॉस्ट है टेस्ट मार्केटिंग में हाई हो सकता है और उसमें ज़्यादा समय भी लग सकता है। इसीलिए कई कंपनियां क्या करती हैं कि इसको या तो ये जो टेस्ट मार्केटिंग है इसका जो ड्यूरेशन है उसको कम कर देती हैं या कई कंपनियां इसको स्किप कर देती हैं। फॉर एग्जांपल स्टारबक्स ने क्या किया कि एक मोबाइल पेमेंट ऐप बनाया और जल्दी जल्दी उसको लॉन्च कर दिया। तो ध्यान रखिएगा कि टेस्ट मार्केटिंग जो है वो कॉस्टली होता है और टाइम टेकन होता है। बहुत सारी कंपनियां इसको जो टाइम ड्यूरेशन है टेस्ट मार्केटिंग का उसको कम करती हैं और या फिर इस टेस्ट को स्किप कर देती हैं पूरे तरीके से। तो ये था टेस्ट मार्केटिंग। अब आखिरी स्टेप है कॉमर्शलाइजेशन। कॉमर्शलाइजेशन का क्या मतलब है कि अब हम फाइनल डिसीजन लेने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल का मैं एग्जांपल लूँ तो एप्पल कौन कौन से कंट्री में लॉन्च होगा, कब लॉन्च होगा, उसका प्राइस क्या होगा, कितने वेरिएंट आपको अवेलेबल होगा, सारी चीज़ें एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले जो फाइनल डिसीजन होता है वो सारी चीज़ें कॉमर्शलाइजेशन के अंतर्गत आती हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि अब प्रोडक्ट का सारी चीज़ें जो डिसीजन होता है वो हम ले चुके होते हैं और फाइनल प्रोडक्ट जो है मार्केट में हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। और कॉमर्शलाइजेशन जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है कंपनी का वो सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि आप कब लॉन्च करोगे, आप सारे प्रोडक्ट बनाओगे, सपोज कर लो कि एप्पल है उसे 1 लाख प्रोडक्ट बनाना है तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं इसको उसको डेवलप करना पड़ेगा। जो भी अदर एक्सपेंसेस हैं जैसे आप देखो एडवर्टाइजिंग में, सेल्स प्रमोशन में या जो भी तरीके का एक्सपेंसेस है वो सब करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है कि जब एप्पल ने अपना एप्पल वॉच जब रिलीज करना चाह रहा था वो, तो उसने 38 मिलियन यूएस डॉलर खर्चा किया था सिर्फ टीवी एडवर्टाइजिंग कैंपेन पे। तो आप देख रहे हो किस तरीके से कमर्शलाइजेशन जो है वो एक एक्सपेंसिव अफेयर है। मैंने जैसा कि आपको बताया है कि यहाँ पे कब प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, इंट्रोडक्शन जो टाइमिंग है वो बताया जाता है।
कहाँ पे लॉन्च किया जाएगा नया प्रोडक्ट, यानी कि क्या हम किसी एक सिंगल लोकेशन में प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे या किसी एक पर्टिकुलर रीजन में लॉन्च करेंगे या किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में नेशनल जो मार्केट है उसको कैटर करेंगे या फिर हम इंटरनेशनल मार्केट को कैटर करेंगे। ये सारे डिसीजन जो फाइनल डिसीजन होता है वो कमर्शलाइजेशन के अंतर्गत ही लिया जाता है। कुछ कंपनियां यहाँ पे दिया गया है कि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि अपने न्यू मॉडल को या न्यू प्रोडक्ट को पूरे कंट्री में लॉन्च करती हैं। मतलब जैसे इंडिया है तो पूरे इंडिया में लॉन्च कर दिया, अमेरिका है तो हो सकता है पूरे यूएस में लॉन्च कर दिया। और कुछ कंपनियां होती हैं जिनका इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत ही अच्छा होता है और वो ग्लोबली अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती हैं। जैसे एप्पल ने आईफोन 13 और 13 प्रो जो है वो 3 महीने से कम समय में अपने प्रोडक्ट को ग्लोबली लॉन्च कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि कॉमर्शलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो मैंने आपको न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस बताया, ये 8 स्टेप्स आपको पता होना चाहिए। एक बार मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। आइडिया जनरेशन में क्या होता है कि हम बहुत सारे आइडियाज़ को जनरेट करते हैं ताकि उसमें से हम बेस्ट आइडिया को निकाल सकें। आइडिया स्क्रीन में क्या होता है कि जो भी फिजिबिलिटी टेस्ट करते हैं, जो भी आइडिया आगे ले जाने लायक होता है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और जो बेकार आइडिया होता है उसको हम ड्रॉप कर देते हैं। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट और कॉन्सेप्ट टेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि जो हम आइडिया बना रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में उसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट। यहाँ पे हम 4 पीस के बारे में बात करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, प्राइस क्या होगा, प्लेस क्या होगा, प्रमोशन क्या है, ये सब सारी चीज़ें। नेक्स्ट है बिजनेस एनालिसिस। बिजनेस एनालिसिस में हम बिजनेस के अट्रैक्टिवनेस को मेजर करते हैं, फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस को मेजर करते हैं। ये सब सारी चीज़ें हम बिजनेस एनालिसिस में देखते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम एक्चुअल प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी प्रोटोटाइप बनाते हैं और उसको भी टेस्ट करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के लिए सुटेबल है। नेक्स्ट है टेस्ट मार्केटिंग। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सही है या नहीं, ये क्या उसमें अभी भी कोई चेंजेस की ज़रूरत है या नहीं। अगर कोई चेंजेस की ज़रूरत है तो यहाँ पे हम चेंजेस को करते हैं और उसको आगे लॉन्च करने के लिए ले जाते हैं। आखिरी है कॉमर्शलाइजेशन। कॉमर्शलाइजेशन में हम मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं। जो भी फाइनल डिसीजन होता है, कब लॉन्च करना है, किस कंट्री में लॉन्च करना है, किस प्राइस पे लॉन्च करना है, सारा जो फाइनल डिसीजन होता है वो हम कॉमर्शलाइजेशन के अंतर्गत लेते हैं और उसके बाद हम प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं, जो कि इंट्रोडक्शन स्टेज है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, जो आपने पढ़ा ही होगा। तो वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए सबसे पहले होता है आइडिया जनरेशन, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया। दूसरा स्टेप होता है आइडिया स्क्रीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, दूसरा ये हो जाएगा। तो यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए पहला जो है वो 3 होना चाहिए, तो इस तरीके से हम 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेते हैं। उसके बाद होता है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया सेकंड। तो देख लीजिए इस तरीके से हम कर सकते हैं। पहले हमने आइडिया स्क्रीनिंग किया, फिर हम कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट टेस्टिंग करेंगे, फिर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को देखेंगे, फिर हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट करेंगे और लास्ट में हम टेस्ट मार्केटिंग करेंगे। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो आज की वीडियो में मैंने आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में बता दिया है और यहाँ से यहाँ तक जो है इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये 4 स्टेजेस हैं। ये मैंने आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वाले वीडियो में बताया है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7317240017। आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी क्वेरी होगी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। अगर आपको कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये था न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।